नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज बात होगी अभिजीत दीपके को किस-किस देश का सपोर्ट मिल रहा था ये सारी चीज़ें अब खुल कर के सामने आ रही हैं। बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को पकड़ा है और उससे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, वो बहुत विस्फोटक हैं। वो दिल्ली में जो कॉकरोच आंदोलन हो रहा था, इस दौरान भी पुलिस की वर्दी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। देश में किसी को पता नहीं था कि वो क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है और उस पूरे आंदोलन को कौन मॉनिटर कर रहा था। अब ये बात खुल के सामने आई है। दूसरी बात, पप्पू यादव को चप्पल पड़ गई है। क्यों? संसद में जो ड्रामा किया, इस वजह से अब चप्पल ड्रामा हो गया है। कई और भी अपडेट्स हैं। आपसे मेरा आग्रह है वही, निवेदन है वही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके चिर परिचित राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी, नमस्कार। आप सभी से मेरा आग्रह भी है कि रितेश जी का जो चैनल है राष्ट्र समर्पण, उस पे आप विजिट कीजिए। बहुत अच्छे वीडियो रहते हैं वहाँ, अपना प्यार दीजिए उसको, सपोर्ट कीजिए। तो रितेश जी, बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को पकड़ा है और उससे जो पूछताछ हुई है, उससे जो बातें सामने निकल के आई हैं, वो बड़ी हैरान कर रही हैं। काफ़ी विस्फोटक जानकारियाँ सामने आ रही हैं। एक बार पहले वो वीडियो देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले। जी। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्दवान कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। जी रितेश जी, बड़ी जानकारियाँ जो है सनसनीखेज हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने कल भी कुछ बातें बताई थी आपके चैनल पर, कि ये सारी चीज़ें जो है ना, एक पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी का ही हिस्सा है। हमीर मंडल का पकड़ा जाना और उससे बहुत सारी चीज़ों का इनपुट मिलना, और उस इनपुट के बाद तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद जंतर मंतर से प्रोटेस्ट खत्म करना, ये सब इसी इनपुट के आधार पे हो रहा था। और ये सब इनपुट पहले ही मिल चुका था, सरकार के पास में आ चुका था, और उसी के आधार पर वो सारे डिसीजन जो है ना क्विक में लेने पड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में आप याद कीजिएगा, जो उन्होंने लिखा था कि मैं बच्चों को कानूनी पेचीदगियों में नहीं पढ़ने देना चाहता हूँ, मैं देश के अंदर कोई ऐसी विधि व्यवस्था न बिगड़ जाए, मैं उसके वजह से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को सौंपने जा रहा हूँ। तो इसमें चीजें अगर स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला था, लिखा था, तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए नहीं होती है, वो उन्होंने नहीं वो बात बताई। आज ये बात जब खुद छन करके बाहर आने लगी, तब लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे एक सभी के लोगों के मन में था कि हाँ ठीक है, शुरुआती दौर में लगा कि चलो एक अच्छा प्रोटेस्ट है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें ये सब सारे लोग आने लगे, धारा 370 की बात उठने लगी, खालिद
उमर खालिद की बात उठने लगी, डफली वादक लोग आ गए वहां पे डफली बजाने के लिए, और सारे फिर उसके बाद मतलब जितना दुर्गंध फैलाया जा सकने वाले लोग थे वो सारे वहां पर मौजूद रहो आने लगे। तो अब क्या है कि इसके बाद से ही ये बात समझ में आने लगी कि नहीं भाई, ये तो अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं, ये कुछ और चल रहा है। और इसी के आधार पर मतलब जैसे शुरुआत में अगर ये कंटिन्यू रहता तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान अगर वैसी बात होती तो लोगों की सुन भी रहे थे, सबकी बात भी हो रही थी, सरकार भी बोल रही थी कि हम सुन लेंगे आपकी बात, सब कुछ कह रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो उनका बहुत कुछ एक्शन में नहीं आने के पीछे सरकार भी यही देखना चाह रही थी कि सच में ये कितने हद तक नंगे हो सकते हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, वो यही चेक करने के मूड में थे। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि 20 दिन तक आपने लोगों को बर्दाश्त कल अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, शंकराचार्य कहते हैं खुद को, तो वो भी एक बात कह रहे थे कि 20 दिन आपने वेट क्यों कराया, 20 दिन वेट क्यों कराया। तो यही इसका सबसे पूर्ण जवाब होगा कि भैया 20 दिन अगर वेट ना कराते और शुरुआत में ही आपके कहे अनुसार चल दिए होते तो ये सारे नंग धड़ंग बदतमीज बेअदब किस्म के लोगों की जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाती। ये नहीं पता चल पाता है कि कैसे हमारी सैनिकों की वर्दी उनके पास पहुंच गई है, पुलिस की वर्दी उनके पास पहुंच गई है, और वो उस वर्दी को पहन करके इनके सभा में घुसते और वहां जाके फट जाते, जो इनकी एक सुसाइड बॉम्बर्स की एक रेगुलर आदत है रही है। तो उससे क्या होता आप कल्पना कर लीजिए, अगर वहां पे ये घटना घट जाती तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करना और वहां जाकर के पूरे वहां के बच्चों को उस कंडीशन में डाल देना जहां एक नहीं सैकड़ों बच्चे मौजूद थे और कितने लोगों की जान जाती, कितने पुलिस कर्मियों की जान जाती, तो ये कल्पना से परे था। और ये सारी चीजों को देखते हुए ही ये निर्णय हुआ कि धर्मेंद्र जी आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए शहर पे जाओ और हम देख लेते हैं, हम लोग विधि व्यवस्था देख लेते हैं। इसी बीच आप देख लीजिए हाई लेवल मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही थी, आज भी हो रही है, हर दिन हो रही है किसी न किसी रूप में। कुछ चीजों की जानकारी आ जा रही है, कुछ चीजें बस छुपा ली जा रही है, क्योंकि हर मीटिंग भी हो रही है, ये भी तो जिक्र नहीं बाहर जाना चाहिए ना, इसलिए बहुत सारी चीजें छुपाई भी जाती है। भैया उनको जो करना है, देश के रक्षक है, जैसे करना है करें वो। दूसरी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नजर थी यहाँ पर, जिस तरीके से बांग्लादेश की व्यवस्था को वापस खड़ा करने वाली बात हो रही है, तो ये सारी चीजें एक वेल प्लान्ड है। और एक बात आप ध्यान से देखिएगा, बार बार इस बीच में कभी कभी कोई नेताजी आकर के बोल जाते हैं कि ये नेपाल बना देंगे, जेएनजी जैसा जेएनजी मूवमेंट खड़ा कर देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये आप समझिए कि या तो ये अपने प्लान को धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही समझना है कि जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है नेपाल बना देंगे, वो डायरेक्ट देशद्रोही नहीं है, वो इनडायरेक्ट देशद्रोही है, क्योंकि वो इसकी शुरुआत करने चाहता है और उसको कहीं से बोला गया है कि तुमको ऐसे ऐसे बयान देना है, सरकार को अस्थिर करना है, और ये गाली देना, गालियों का प्रकरण करना, ये सारी चीजें ना आपको बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट का कभी हिस्सा नहीं रहा है गाली गलौज। आज झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वहां तो कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, कोई किसी को माँ बहन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि प्रोटेस्ट में कहीं भी ये गंदी गंदी गालियां नहीं होती है, ठीक है। वहां के नारे होते हैं, इनकलाब जिंदाबाद नारे होते हैं, वहां पर सिंहासन खाली करो कि छात्र शक्ति जिंदाबाद, सिंहासन करो खाली करो कि युवा आती है, जनता आती है, इस तरह के नारे लगते हैं। ये नारे नहीं लगते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, बैरिकेड्स को हिलाना या उसके ऊपर कूद के छलांग करके वहां जाना, और हल्की फुल्की अगर मान लीजिए मतलब जो एक हार्ड एक्शन होता है वो होता है हर जगह, लेकिन इतना विभत्स रूप जो है ना वो नहीं देखा है किसी ने, और इतना भयानक भी हो सकता है। और ये कल्पना से परे था, इतनी भद्दी गालियां पड़ सकती है, और इस तरीके से खुलेआम कैमरा अगर खुल रहा है तो खुलेआम कैमरे के सामने एक तख्ता लाकर दिखाना और उसमें लिखा हो कि प्रधानमंत्री को खूब गंदी गंदी गालियां उनके बारे में लिखी हो,
ये नहीं देखने को मिला, कभी नहीं देखने को मिला। तो इस बार ये ट्रेंड सेट करने का, मैं एक बात और बता रहा हूँ बार बार, हर एक जगह पे जहां भी जा रहा हूं मैं, जिस भी चैनल पे जाता हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेंड सेट करने का तरीका है। अब आपको ये रूल, ये सेट ऑफ रूल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में भी आप देखिए, टेक्निकली होता है कि एक सेट ऑफ रूल बनाया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, और उसके बाद जब जब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है। तो जब जब अब धरने प्रदर्शन ये लोग विपक्ष के माध्यम से होगा, तब तब ये गालियों का ट्रेंड सुनने और देखने को मिलेगा। और एक बार तो कड़ी कार्रवाई हो रही है, दूसरी बार कम होगी, तीसरी बार और कम होगी, और उसके बाद ये गालियां भी इसी प्रदर्शन का एक हिस्सा बन के रह जाएगा। तो ये ट्रेंड सेट करने का है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान और विदेशी ताकतों की बात करते हैं। तो विदेशी ताकत तो कई रीजन से आपके पीछे पड़े हैं। एक कि उनके लिए एक बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन है भारत। उपजाऊ जमीन खेती करने के लिए नहीं, पैसे उगाही करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए, और यहाँ से, और यहाँ के लोगों के लिए भी ये उपजाऊ है जो वहां से पैसे मंगवाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए अब आपको मजबूर हैं वो लोग कि अगर भारत इस तरह से, जो जिन हाथों में है वो तो विदेशियों से उतना लगाव है नहीं, ये तो स्वदेशी स्वदेशी करते रहते हैं। तो यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और शुरू से ही अमेरिका भी इनके खिलाफ है, चाइना भी इनके खिलाफ है, पाकिस्तान भी इनके खिलाफ है, और जितने भी जो भारत का भला नहीं चाहते हैं वो सब मिलकर के चाह रहे हैं कि चाहे आतंकवाद का माध्यम बना लिया जाए, चाहे किसी भी माध्यम से भारत को अस्थिर करो, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे भारत में। जी। और देखिए, हमने चर्चा भी की थी कि इनका कॉकरोचों का जो हैंडल है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो तार तो सारे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 स्पष्ट है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप सिंपल सी बात है कि जब पाकिस्तान इनको, और आप यहां से मत देखिए ना, आपका ये इसकी शुरुआत जो है, जो सामने आने लगा वो पहलगाम के कांड के बाद सामने आने लगा। पहलगाम के बाद जो है, पहलगाम जो कांड हुआ था, सारे हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनको मारा गया, और उसके बाद हमारे ही भारत के अंदर हमारे ही सेना पे सवाल खड़ा करने लगे, हमारी शौर्यता, हमारी अपने ताकत पे सवाल खड़ा करने लगे लोग। और जो सवाल खड़े कर रहे थे उन सभी के वीडियो पाकिस्तान हैंडल के माध्यम से प्रमोट किए जा रहे थे, जिस पर एक्शन भी हुए थे उस वक्त भी। तो ये पाकिस्तान एक रणनीतिक रूप से भारत के अंदर भारत के लोगों को आपस में फूट डालने का काम कर रहा है, और ये इनकी कठपुतलियों के रूप में यहाँ का विपक्ष बहुत खुशी खुशी से झूम झूम के काम कर रहा है। काम करने का दो रीजन होता है, या तो मुझे सत्ता मिलेगी या मुझे सत्ता और पैसा दोनों मिलेगा, और इनके साथ सत्ता और पैसा दोनों वाला बात है। इसीलिए ये खुल करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान जैसे जैसे जो भी हमारे भारत के एंटी इंडिया एलिमेंट है उन सब का ये सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो। मैं आपको बात बता रहा हूँ, विदेशी पत्रकार को देखिए कैसे वो लोग एक्टिव है। यहाँ कुछ भी बोलते हैं तुरंत उनके पास एक प्रेस रिलीज पहुंच जाता है कि चलो तुम तुरंत भारत को बदनाम करो। भारत को बदनाम मतलब मोदी को बदनाम करो, मोदी को गाली दो, मोदी एकदम तानाशाह है। सजाद पूनावाला बोले ना कि भाई मोदी फेल हो गए, 10-12 साल का शासनकाल में मोदी पूरी तरह से फेल है, क्योंकि वो राहुल गांधी जैसे, उनके दादी के जैसे तानाशाह नहीं बन पाए। अगर ये तानाशाह रहते या राहुल गांधी के पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते तो आज मोदी फेल नहीं होते। तो इनडायरेक्टली वो सटायर ही कर रहे हैं, ये बात सब समझ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं सजाद पूनावाला, लेकिन यही सच्चाई है, और जनता इसको छोड़ेगी नहीं। जी। और हम बात कर रहे थे ये रोरी स्टीवर्ट, जरा इनको भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। देखिए, रोरी जी ये जो है यूके के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर बात रखी है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोदी जी इन ट्रबल, और ये जो समस्या है ना, मैं थोड़ा सा आपको अपने वीडियो पे मोबाइल के माध्यम से वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा क्या है, मैं वो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, और आपको समझ में आएगा कि कितना गंभीर खतरे से हमारा भारत गुजर रहा है। देखिए।
जी scandal. But he's never had a ministerial resignation, as it were, has been forced by political and public pressure. I think he's मेरा in पिक्चर trouble. बड़ा कर I think लीजिएगा he's in थोड़ा। real trouble. I think this might be the beginnings of a sort of Bangladesh-style moment. I mean, remember Sheikh Hasina looked pretty invulnerable and then was toppled. Do we think? और ये उसी तरह से ट्रबल में है जिस तरह से शेख हसीना हुआ करती थी, हो गई जी। थी। जिस तरीके से बांग्लादेश में आप लोग सभी को पता है कि तख्ता पलट हुआ था, तो क्या अब आप सोच लीजिए जिस तरह से नेपाल में हुआ है वो भी आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले बताया था कि आप एक सैनिकों के वेश में आप हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। अब जैसे आम आदमी के तरीके से तो आप घुसपैठ करते रहे हैं, लेकिन अब वर्दी धारण करके आप उस मूवमेंट में, उस आंदोलन में आप इन्वॉल्व हो जाओगे और अचानक से कोई आदमी किसी को गोली चला देगा और बैकडोर से ये पता चलेगा कि अरे पुलिस वाले ने गोली चला दी। अगर मान लीजिए कि वहां कोई AK-47 लेकर के पहुंच गया, कोई मशीन गन लेके पहुंच गया और गोलियां चलाने लगा और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है, वीडियो में, ऑडियो में सब कैप्चर हो जाएगा। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये हमारा था कि नहीं था, लेकिन शुरुआत में पूरे देश भर में एक झटके के अंदर पूरे देखते ही हैं आप, एक एक दिन में कोई वीडियो 300 मिलियन चला जाता है, खुद मोदी जी का ही। तो इस तरह के वीडियो जो हैं ये एक पल में पूरे विश्व में फैल जाएगा कि भारत के अंदर भारत के फौजी ने इस तरह की घटना की, भारत के सैनिकों ने ऐसा किया, भारत के पुलिस ने ऐसा किया। ये तो बाद में खुलासा होगा, अरे नहीं ये तो पाकिस्तानी थे। तो कुल मिलाकर के भारत को अब कितने जगह पे जाएंगे बोलने के लिए कि ये पाकिस्तानी थे, क्योंकि सच का जो फैलने का तरीका है वो बहुत धीरे फैलता है और फेक न्यूज क्विक फैल जाता है, ये तो सबको पता है। तो फेक न्यूज हर जगह उसको जस्टिफिकेशन करना पड़ जाएगा। तो ये इसी रणनीति के साथ आप देखिए कि रॉरी स्टीवर्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से शेख हसीना के साथ हुआ वैसा ही भारत के साथ भी करने की एक योजना है और मोदी जी ट्रबल में है, मोदी जी को सतर्क रहना चाहिए। ये पूरा ही आगे भी इनके पॉडकास्ट में कहा गया है और वो सब लोग वही बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भारत के चिंता कर रहे हैं, भारत की चिंता कर रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं और भारतीय व्यवस्थाओं को समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंडियन ये बात कहेगा तो बोलेगा अरे ये तो मोदी भक्त है, ये गोदी मीडिया है, ये कुछ है, ये वो दिस है, ये दैट है, ये सारी चीजें कहने लगेंगे। लेकिन ये तो रोरी स्टीवर्ट है, ये तो यूके के आदमी है। अगर ये बात ये कह रहे हैं तो इस पर तो गंभीर होने की जरूरत है। अगर आप नहीं गंभीर होंगे, भारत के जनता अगर गंभीर नहीं होगी, तो ऐसा ना हो कि विदेशी जो लोग हैं, विदेशी जो एंटी इंडिया एलिमेंट हैं, उनके हाथ में तो हमारे विपक्ष खेल रहे हैं और हम इन विपक्ष के हाथों की कठपुतलियां ना बन जाएं। बस इस बात से हमारे देश के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। गंभीर बात की है रितेश जी, क्योंकि केजरीवाल को मैं सुन रही थी, ये अब जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को घेरा था, अब ये भी घेरने की इनकी प्लानिंग है। तो ये सारी कड़ियां मतलब कड़ियां जो है अगर हम जोड़ें तो स्थितियां तो मतलब, इसीलिए तो अमित शाह हर दिन बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। जी, असल में क्या है ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल 4-5 लाठी खाएगा और उसके बाद उसको संतुष्टि मिलेगी, पहला तो ये है। दूसरी बात, उसको एक नेता बनने के ऑप्शन बन जाएंगे, क्योंकि थप्पड़ खाने का उसका पुराना अनुभव है, जितना मार खाया उतना ऊपर गया। तो आप भी जानते ही हैं इस बात के बारे में। जी। तो अभी तो जनता का थप्पड़ खाया है, अभी पुलिस की मार खाएगा, लाठी खाएगा, और उसको जब रोका जाएगा तो बोलेगा देखो ये कांग्रेस वालों को जाने दिया, हमको रोक दिया, क्यों रोक दिया, इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, हमें रोका जा रहा है, हम अपनी बात नहीं कर सकते इस लोकतंत्र में। ये सारी बातें, ये सारे गाने वो गाने वाला है। और देखिए, वॉर है एक और चीज का, वॉर है क्रेडिट का, कि राहुल गांधी के कहने पर देश के प्रधानमंत्री झुकेंगे कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर देश के प्रधानमंत्री झुकेंगे। अब जिस दिन प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बातें कर दे, एक मैं जानता हूं एक नेताजी हैं, वो अक्सर ऐसा कुछ घटना करते हैं, उनको कहीं से पता चल जाता है कि ये घटना कल होने वाली है,
तो आज ही वो इस बात को लेकर के बोलेंगे अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं बता दे रहा हूं मैं सरकार के ऊपर हल्ला बोलूंगा, और कल के डेट में उनको पता है कि ये आने वाला है। तो क्या हो गया कि देखा अगर मैं मेरे बात से कितना सरकार डरती है, ये इस स्ट्रेटेजी पे भी काम करते हैं। राहुल, इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाना था, राहुल गांधी कूद गया वहां पे। राहुल गांधी के कूदने से एक फायदा ये हुआ कि अगर एक दिन बाद इस्तीफा पड़ गया, तो अब इस्तीफा के बाद अब चक्कर ये है कि 20 दिन का आंदोलन बनाम एक दिन का राहुल बाबा का नौटंकी, किसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इस क्रेडिट वॉर में पूरा ये लोग आपस में विपक्ष जो इंडी का चिंदी हो गया है, ठीक है। तो चिंदी मैं हो गया अब। जी हाँ, तो इनकी यही स्थिति है। ये 4 अगस्त की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो घेराव करने जाएंगे, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वो एक्चुअली क्या है कि नेता है, कुछ तो करेंगे, थोड़ाई हो जाएगी थोड़ी बहुत कुछ लोगों की। हाँ। इनकी तो और क्या ही होगी। तो एक मेरे सीनियर थे, बोले सर बताइए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो बोले नेता है तो कुछ तो करेगा, नहीं तो फिर इन लोगों के पास काम क्या है, देश विरोधी तो बात करने पंजाब के में अलावा चुनाव आ इनके रहे पास और हैं काम भी क्या है। रितेश जी, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ तो करके दिखाना है ना। बिल्कुल, सुपर सीएम है भाई पंजाब के, अगर ये नहीं बिल्कुल। करेंगे तो फिर वोट कहाँ से मिलेगा। पीने खाने वाले लोग को देख करके थोड़ी ना वोट कर देगा कोई, ये भी तो बात है। तो इसके ऊपर बिल्कुल। तो है कि भाई ये पढ़ा लिखा है, आईआईटीएन है, आईआरएस रह चुका है, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है। तो ये सारा जो जो अपना बायोडाटा में बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, रिज्यूमे जो बनाए हुए हैं अपना, तो मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, भले वो कोई भी चीज सक्सेस नहीं हुआ, न तो ये एनजीओ में थे तो वो सक्सेस करा पाए, न जॉब में थे तो वहां पे टिक पाए, ना तो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहां पर भी ये कुछ कर पाए, है ना। आज के डेट में दिख रहा है, दिल्ली में रेखा गुप्ता का काम भी दिख रहा है, जो पुल से बिल्कुल। नदियां बहती थी वो पुल से अब लोग आना जाना कर रहे हैं। तो ये उस वक्त की सरकार थी, अब ये सरकार है। यमुना को देखने के बाद उल्टी होती थी, और 3 बार ये यही बोलकर जीत गए कि मैं यमुना साफ कर दूंगा। ये 15 साल में साफ नहीं कर पाए, अभी 2-4 साल में वहां सफाई दिखने लगी। तो और सड़कों की स्थिति, मैं खुद दिल्ली का चुनाव के दौरान मैं कवर करने गया था दिल्ली, मैं दिल्ली की स्थिति सच में देख करके हैरान था। लोग बोलते भाई फ्री का पानी, फ्री का बिजली देख देख करके तो ये वोट ले लेता था सबसे। अब वही लोग बाद में गाली दे रहे हैं, यार हम लोग तो बेकार फंस गए इस आदमी को वोट देने के बाद। तो पंजाब की जनता मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी समझ गई है कि भाई ये चलेगा नहीं। हालांकि पंजाब बहुत समस्याओं से जूझ रहा है, कई बीमारियों से जूझ रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, पंजाब कई बीमारियों से जूझ रहा है, और कहते हैं ना कि जब आप कई दिनों तक आपको फीवर रहे, बीमार रहिएगा, तो जब आप ठीक भी हो जाते हैं ना, तो कुछ दिन तक उसका एक रहता है। जैसे शराब पीने के बाद जो है वो हैंगओवर होता है ना, वो हैंगओवर कुछ दिन का रहता है। तो ये अभी ठीक हो चुका है पंजाब, अब आगे भी ठीक होगा। तो अब ठीक होगा, अब जैसे जैसे ये लोग घटते जाएंगे, इनकी संख्या दिल्ली भी ठीक हो गया, 3 बार तो भाई ठगा गया दिल्ली, लेकिन अब तो ठीक हो गया दिल्ली, पंजाब भी ठीक हो जाएगा। और इनकी सारी नौटंकी एक्सपोज हो रही है, होती रहेगी, और उसके लिए भारत सरकार, मोदी जी इनफ है। आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर तो कोई अच्छी सरकार होनी चाहिए। लाइक मोदी जी ने जिस तरीके से बंगाल जीता है, तो पंजाब क्यों नहीं जीत सकते। और जो बंगाल में देखा, जो बंगाल के लोगों ने देखा, अब वो फील कर रहे हैं कि जिंदगी ये होती है। तो पंजाब के लोग भी देखेंगे ना कि जिंदगी ये होती है, ये नहीं होती कि नशे में डूबे रहे वहां के यूथ, या फिर वो छोड़ के चले जाएं कनाडा को वो कनाडा बोलते हैं, कनाडा जाना है, कनाडा। हाँ। और ये जो ड्रामा कर रहे थे, हमने देखा उनके साथ तो खुद ही ड्रामा हो गया, पप्पू यादव जी के साथ। पप्पू यादव, बेचारे पप्पू यादव, अच्छा चाकू लाया था, सब्जी काटने वाला था लग रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है। लेकिन चप्पल अप्पल का ड्रामा हो गया आज वहां। हाँ, चप्पल पड़ा है इनको आज। तो एक चीज बता देते हैं, ठीक है, चप्पल निशाने पे शायद नहीं जानता हूं उनके बारे में। आप भगवान पर लांछन लगाओगे, भगवान को अपमानित करोगे, तो किसी का भी खून खौल जाएगा भाई। वो तो चलिए ठीक है, कोई ऐसा आपके साथ हो गया, चप्पल फेंक दिया, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई कुछ कर देता है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है।
लेकिन ये सब चीजों से नेताओं को समझना चाहिए कि हम जन भावनाओं को तो आहत ना करें। आप बहुत बढ़िया बोलिए, लक्ष्यदार बोलिए। अभी तो 1-2 जगह पे उनको पूछा गया कि भाई आप पे तो एफआईआर भी हुआ है, आप पे तो रंगदारी भी है, आप पे लूट पे भी है, तो वहां पर भी उठ फूट के चले गए वहां पे। तो जो सवाल सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, वो सवाल पूछने की कैपेसिटी कैसे रख लेते हैं भाई? जब आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आप रिएक्ट कर जा रहे हैं, आप तिलमिला जा रहे हैं कि मुझसे ऐसा क्यों सवाल किया जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी अमन चोपड़ा जी के साथ का पॉडकास्ट देखे होंगे गलती से आप, कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्लिप। आप बताइए उनके लोग वो सवाल नहीं जवाब नहीं दे पा रहे, लोग इनके हाथ मड़ोड़ रहे हैं, इनको मारने पीटने की बात कर रहे हैं। तो आप सवाल लेने लायक नहीं है, आपके अंदर आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि हमसे कोई सवाल करे, लेकिन आप सवाल जरूर पूछिएगा। तो फिर वही वो आपको जवाब तो वैसा ही मिलेगा जैसा आपने किसी को जवाब दिया था। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आपको क्या बोलते हैं, जो आप करते हो वो आपको रिटर्न भी होता है। तो आपको वही रिटर्न होता है जो आप करके बैठे हो, ये कहना है, कहने का मतलब। जी बिल्कुल सही बात है, कर्मा रिटर्न्स। तो पप्पू यादव के साथ जो हुआ है मुझे लगता है और अच्छे से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया बेचारे के साथ। संतुष्टि नहीं हुई होगी। चाकू वाकू वाली तो बात हो सकता है कि ऐसे ही, अब देखिए ऐसा है ना, कभी कभार कोई मानसिक रूप से कमजोर बच्चा भी होता है जो तुरंत भर में आवेश में आ जाता है ना, मानसिक विक्षिप्त भी हो सकता है जो इस तरह की घटना करने चला गया होगा, तो गलती से चप्पल फेंक दिया होगा, या फिर हो सकता है दौड़ रहा होगा, चप्पल जाके उसके चेहरे पे लग गया, माहौल बना दिया, बेचारे को जेल भेजवा दिया है। तो हो सकता है किसी भी तरह की चीज है, बच्चा है, गलती हो गया होगा, ऐसा क्या इसके लिए पप्पू यादव इतना भारी भरकम शरीर लेकर के छोटे से चप्पल से डर गए? ये सब चीज नहीं करना चाहिए उनको, समझदारी दिखानी चाहिए थी थोड़ी। सही कहा, और समझदारी इनको होती तो फिर बात ही क्या थी। मतलब ये मजमा लगा करके बैठते क्या पार्लियामेंट में, जिस तरीके से इन्होंने श्री राम जी की तस्वीर के साथ जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमने भी उस पर चर्चा की है, और वो सब किसी को भी पसंद नहीं है। अब साधु संत सब बेहद नाराज हैं। और देखिए, सबसे बड़ी जो बात आपने जानकारी दी मेरे दर्शकों को, कि अब ये जो पकड़े गए हैं महाशय जैश ए मोहम्मद के जो हैंडलर हैं, इन्होंने जो जानकारी, जी अमीर मंडल, इन्होंने जो जानकारियां दी हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे ये और क्या क्या खुलासे करते हैं। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत।